साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जून 2011 यानी सीटेट जून 2011 के प्राथमिक स्तर के हिंदी के प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित हैं। साथियों आप अवगत हैं कि हिंदी यानी प्रत्येक पाठ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हिंदी के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। यह एक तरह से आपका अभ्यास सेट है। हमारे साथ आप अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए वो लाभकारी होगा। आप एक स्वमूल्यांकन कर पाएंगे, आप अनुमान लगा पाएंगे कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों आज का पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। 4 विकल्प हैं, देखिए। भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर और उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो इसका सही उत्तर देखिए साथियों क्या है। इसका सही उत्तर है विकल्प 3, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। यहाँ पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ें, उसके बाद विकल्पों को भी ध्यान से पढ़ें। इस तरह के प्रश्नों में प्रायः बहुत भ्रम की स्थिति हो जाती है। इसमें जो सबसे प्रभावी विकल्प होता है उसी का चयन करना होता है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। आज का प्रश्न संख्या 2 क्या है। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की क्या भूमिका है, देखिए। 4 विकल्प हैं। एकमात्र, संसाधन है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 3, साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक एक साधन है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 साथियों यह भी विचारात्मक है। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वह मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है साथियों, कहानी सुनाने से क्या होता है। देखिए 4 विकल्प। बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है विकल्प 4, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है साथियों, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठाधारित बच्चों के प्रश्नों के उत्तर लिखना और सुंदर लेख का अभ्यास। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1, अपने अनुभवों को लिखना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 6, देखिए। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है। संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग और मधुर वाणी। तो इसका सही विकल्प है साथियों विकल्प 1, सही उत्तर है इसका विकल्प 1, संदर्भ और स्थिति के अनुसार सही बात कह सकना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 7, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प 4। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, एक समावेशी कक्षा में कौन कौन से कथन भाषा शिक्षण के नियमों के प्रतिकूल हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। 4 विकल्प देखिए। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है,
प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। ये ऊपर्युक्त तीनों कथन साथियों सही हैं, ये अनुकूल हैं। प्रतिकूल है तो चौथा देखिए, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो ये भाषा शिक्षण के नियमों के प्रतिकूल, इसमें है विकल्प 4। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ध्यान से प्रश्न देखिए। पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। इसमें सबसे प्रभावशाली और सही विकल्प है साथियों विकल्प 4, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है साथियों, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। साथियों आप भी साथ साथ उत्तरों का अनुमान लगाते चलेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए उपयोगी होगा। आप अपने अध्ययन का मूल्यांकन सही तरीके से कर पाएंगे। तो साथियों इसमें सही उत्तर है विकल्प 2, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। साथियों प्रश्न संख्या 11 है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। साथियों प्रश्न संख्या 12 है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। प्रश्न ध्यान से देखिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात कर रहा है। सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 2, बोलना और लिखना। ये दोनों अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है साथियों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ये दोनों कथन सही हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ये बिल्कुल गलत कथन है। इस तरह से ये आप जान लीजिए कि तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। यह असत्य कथन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है साथियों, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं और भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो यहाँ साथियों सबसे सही और सटीक विकल्प है आपका विकल्प 3, भाषा के चारों कौशल सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये क्या है? ये चारों परस्पर अंतः संबंधित हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? किसी भी पाठ्यपुस्तक में जो पाठ में चित्र दिए गए हैं उनका क्या उद्देश्य होता है, यहाँ पूछना चाह रहा है। चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। यहाँ देखिए बड़ी भ्रम की स्थिति होती है।
चित्र पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं, ये भी सही है। पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ये भी सही है। चित्र देने का प्रचलन है, ये भी सही है। लेकिन इसका सबसे सटीक, तार्किक और उचित उत्तर है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ठीक है साथियों, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 देखिए। यह साथियों अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 से 21 कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। चलिए हमारे साथ आप कविता पढ़ते चलिए, उसके बाद हम प्रश्नों पर बात करेंगे। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। साथियों ध्यान से पढ़िएगा और जिससे हम प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर उड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सच में ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता है, आप जान रहे हैं बहुत प्रसिद्ध कवि हैं वो। तो उपरोक्त पद्यांश यानी काव्यांश पर आधारित ही 16 से 21 तक प्रश्न है। इसमें देखिए पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 जो है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? यह प्रश्न इस ऊपरी पद्यांश से संबंधित है। मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना और चिंतायुक्त होना। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, बेखबर होना। गहरी नींद में सोने का अर्थ है यहाँ गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है साथियों, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पाताल में, अतल गहराई में जहाँ सूर्य अस्त होता है। और चौथा विकल्प है पतन की राह पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4, पतन की राह पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं और जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके। सुबह हो गई है, यह कवि का दायित्व है। तो इसका सही विकल्प, साधारण सी बात है इसमें कि ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके। सही उत्तर विकल्प 2। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि पद्यांश पर आधारित है। इस पद्यांश पर आधारित अगला प्रश्न है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूप अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ बहुत अधिक तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इसमें सीधा सा जो है वो है अनुप्रास अलंकार, अतल अस्ताचल। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, कोलाहल, आकाश और जागृति। क्योंकि यहाँ जगाने की बात हो रही है तो इसका सही उत्तर हो सकता है, सही शीर्षक हो सकता है विकल्प 4, जागृति। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। सच में यह भी देखिए, यह गद्यांश पर आधारित है। हम तेजी से गद्यांश को पढ़ेंगे, आप भी हमारे साथ पढ़िए और उसको देखिए। उस पर आधारित प्रश्न संख्या 22 से 30 जो हैं वो गद्यांश पर आधारित हैं। और गद्यांश को आप देख लेंगे तो आपको 22 से 30 करने में बहुत आसानी होगी। उसको तेज़ी से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनें। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है, काटने की गति क्या हिसाब लिखा जाए,
मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी की लिखी जाए। वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वह लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्ति होगी। ये गांधी जी के रोचक संस्मरण से साथियों, इसे पर आधारित प्रश्न संख्या 22 और 22 से लेकर पूरे 30 तक इसी पर आधारित हैं। तो अगला जो प्रश्न संख्या 22 है देखिए, उसमें कह रहे हैं कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। उनका देखिए 4 विकल्प। उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था। उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प 4। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का जो प्रयोग किया था वो जो है उचित नहीं था, उसकी वजह से उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। इसको देखिए विकल्प। वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है और वह चाहते थे कि बातों को ज्यों त्यों का त्यों लिखा जाए। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है। क्योंकि दोनों में समय लगता है, क्योंकि दोनों कार्य हमारे दायित्वों में शामिल हैं, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। और अगला विकल्प है दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। तो यहाँ साथियों गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत इसलिए कहा क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 4। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं का मूल्यांकन भी करता है। इसमें व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब कर सकता है। गांधी जी इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें व्यक्ति का अच्छा समय गुजर जाता है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं को मूल्यांकन भी करता है। ठीक है, तो सही उत्तर है विकल्प 1। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है साथियों, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। ठीक है, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। और चौथा है हस्ताक्षर करते थे जिससे जांच का प्रमाण पत्र दिया जा सके। तो यहाँ इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3। इसका सही उत्तर है विकल्प 3। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। साथियों प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, यहाँ देखिए द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। साथियों प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय और प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में क्या है, पूर्व पद प्रति और उत्तर पद दिन है और यहाँ पर क्या है अव्ययी भाव समास है। तो सही उत्तर है विकल्प 2 अव्ययी भाव समास। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है। कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। तो पढ़ा हुआ कितना पच गया है का सही अर्थ है साथियों पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो यहाँ देखिए 4 विकल्प हैं, सेवा, कारज, काज और काम।
तो कार्यशक का तद्भव रूप क्या होगा साथियों? ये होगा विकल्प 3 काज। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है साथियों, विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा वैचारिक, विचारिक, विचौरिक, वैचारिक। तो साथियों विचार में एक प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द होगा वैचारिक, विकल्प संख्या 4। इसी प्रकार एक प्रत्यय लगाने वाले जो क्या है अन्य शब्द जैसे हैं प्रशासन धन एक प्रशासनिक, प्रकृति धन एक प्राकृतिक, चमत्कार धन एक चमत्कारिक। ठीक है, तो साथियों ये आपने तेज़ी से यहाँ देख लिए पूरे 30 प्रश्न। ठीक है, और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है साथियों, उसको ध्यान से देख लेंगे तो निश्चित रूप से इससे आपको सहायता मिलेगी। आज की